एनसीईआरटी पर आधारित वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में जीव विज्ञान कक्षा 12 का मॉडल पेपर लेकर के आए हैं 2025 के लिए। और इस पेपर से एग्जाम में कई प्रश्न फंसेंगे, क्योंकि मैंने इसमें एनसीईआरटी पर आधारित कई क्वेश्चन शामिल किए हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि सरकार ने पहले ही घोषणा की है कि हमारे सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही रहेंगे। तो चलिए इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन होता है सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने वाला होता है। तो इसमें कुल 4 प्रश्न आते हैं और एक एक नंबर के होते हैं। ये भी 1 का होगा, ये भी 1 का और ये भी 1 का होगा। एक एक नंबर के 4 प्रश्न होते हैं, जिसमें से का खंड है मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है मां के लिंग गुणसूत्र से, पिता के लिंग गुणसूत्र से, अंडाणु के माप से, शुक्राणु के माप से। मनुष्य में लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्र से होगा, पिता के गुणसूत्र से, और पिता में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एंटी सीरम में होते हैं एंटीजन श्वेत रुद्राणु, एंटीबॉडी लाल रुद्राणु। तो जो एंटी सीरम होता है इसमें एंटीबॉडीज होती हैं। फिर अगला है टाइफाइड की जांच के लिए किया जाने वाला परीक्षण। तो टाइफाइड की जांच के लिए किया जाने वाला परीक्षण विडाल परीक्षण होता है, विडाल परीक्षण। फिर पहले का चौथा खंड है मनुष्य की इंसुलिन में सी पेप्टाइड है। जो मनुष्य की इंसुलिन होती है उसमें सी पेप्टाइड क्या है? तो इसमें होगा प्रो इंसुलिन के परिपक्वन से इंसुलिन बनते समय हटा दिया जाता है। यह आंसर से हो जाएगा तीसरा। अब 2 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, जो 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं ये भी एक एक नंबर के होते हैं और इसमें 5 क्वेश्चन होते हैं, यानी 5 नंबर का हो जाएगा। एक एक नंबर का होता है। पहला है निम्नलिखित शब्दावलियों को सही विकासी क्रम में व्यवस्थित करें। शब्दावलियां जो दी गई हैं इनको सही विकासी क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए, इसमें जो बीजाणुजन ऊतक है ये 1 नंबर पर हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे हम उत्तर, जब वहां लिखेंगे कॉपी में तो लिखेंगे बीजाणुजन ऊतक, और इसके बाद में दूसरा हो जाएगा परागमात्र कोशिका, परागमात्र कोशिका हो जाएगी। और इसके बाद में तीसरा लघु बीजाणु चतुष्क, लघु बीजाणु चतुष्क हो जाएगा। और चौथा हो जाएगा परागकण, परागकण। और फिर 5वां नरयुग्मक, क्योंकि परागकण जो होता है वही नरयुग्मक होता है। कुल मिलाकर के परागकण के बनने की पूरी प्रोसेस जो होती है, जो नरयुग्मक के बनने की पूरी प्रोसेस होती है, उसके सही क्रम को व्यवस्थित करना था। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है यदि कोई व्यक्ति वृद्धि कारकों का प्रयोग करते हुए अनिषेक जनन को प्रेरित करता है तो आप प्रेरित अनिषेक जनन के लिए कौन सा फल चुनते हैं और क्यों? देखिए, अगर वृद्धि कारकों का प्रयोग करते हुए अनिषेक जनन को प्रेरित कर रहा है तो इसके लिए आप केले का चयन कीजिए, केले का चयन करेंगे। और क्यों? क्योंकि जो केला होता है, केला में बीज नहीं होते हैं, या केला जो है ये बीज रहित होता है, बीज रहित होता है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो ये क्यों का आंसर हो जाएगा। दूसरे का ग नंबर है आर्तव चक्र क्या है? आर्तव चक्र किसे कहते हैं? तो देखिए, जो स्त्री का अंडाशय होता है, स्त्री के अंडाशय और गर्भाशय, स्त्री के अंडाशय और गर्भाशय में होने वाले जो चक्रीय परिवर्तन होते हैं, होने वाले चक्रीय परिवर्तनों को, चक्रीय परिवर्तनों को आर्तव चक्र कहते हैं, आर्तव चक्र कहते हैं। बहुत छोटी सी परिभाषा है। स्त्री के अंडाशय और गर्भाशय में होने वाले चक्रीय परिवर्तनों को आर्तव चक्र कहते हैं, या इसे ही आर्तव चक्र को माहवारी चक्र भी कहा जाता है, माहवारी चक्र भी कहते हैं। और आपको बता दें, जो आर्तव चक्र है ये 28 दिनों के अंतराल पर होता है और हार्मोन्स के द्वारा प्रेरित होता है। तो इतना सारा लिख देंगे
और फिर अगला है वृषण के 2 प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। देखिए पहला कार्य आप बता सकते हैं कि वृषण से नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्रावण होता है। और यह हार्मोन क्या करता है? द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों और सहायक जनन ग्रंथियों के विकास में सहायक होता है। और दूसरा आप बता सकते हैं कि वृषण से नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण होता है। इस तरह से 2 कार्य हो जाएंगे। तो देखिए है फिर अगला क्वेश्चन, संकर पूर्वज संकरण तथा परीक्षण संकरण में अंतर लिखिए। देखिए चित्र के माध्यम से आपको बता देते हैं। यहाँ पर कैपिटल टीटी शुद्ध लंबे पौधे, स्मॉल टीटी शुद्ध बौने पौधे लिए, दोनों के बीच क्रॉस कराया तो यहाँ संकर लंबे पौधे उत्पन्न हुए थे। ये कैसे पौधे थे? संकर लंबे पौधे थे। ये F1 पीढ़ी थी और ये P1 पीढ़ी थी। तो अब संकर पूर्वज संकरण यानी बैक क्रॉस को समझते हैं। देखिए जब F1 पीढ़ी का क्रॉस P1 पीढ़ी के किसी भी जनक से कराया जाता है तो उसे बैक क्रॉस कहा जाता है या संकर पूर्वज संकरण कहा जाता है। जब F1 पीढ़ी का क्रॉस P1 पीढ़ी के किसी भी जनक से कराया जाता है तो उसे ही क्या कहा जाता है? बैक क्रॉस कहा जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब किसी संकर, भाई ये संकर लंबा है, तो जब किसी संकर का किसी भी जनक से क्रॉस कराते हैं तो उसे ही संकर पूर्वज संकरण कहा जाता है। अब फिर कहा गया है परीक्षण संकरण यानी टेस्ट क्रॉस क्या है? तो जब F1 पीढ़ी का क्रॉस P1 पीढ़ी के अप्रभावी जनक से कराया जाता है, जब F1 पीढ़ी का क्रॉस P1 पीढ़ी के अप्रभावी जनक से इससे कराया जाता है, अप्रभावी जनक से कराया जाता है, तो उसे ही परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। यानी संकर पूर्वज संकरण या बैक क्रॉस में क्या होगा कि चाहे इससे करा दो चाहे इससे करा दो, जबकि इसमें क्या होगा टेस्ट क्रॉस में कि ये जैसे आया है तो केवल इससे कराया जाए तो ये टेस्ट क्रॉस होगा, यानी अप्रभावी जनक से, ये अप्रभावी था तो इससे कराया गया तो ये टेस्ट क्रॉस हो गया या परीक्षण संकरण हो जाएगा। चलिए 3 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। इसके बाद फिर 3 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, डीएनए पुनर्संयोजन तकनीक किसे कहा जाता है? देखिए डीएनए पुनर्संयोजन तकनीक को बहुत ही सरल भाषा में आपको समझा देते हैं। जैसे यहाँ पर कोई एक जीवधारी है, इसके डीएनए को कट कर लिया, निकाल लिया। यहाँ पर कोई दूसरा जीवधारी था, इसके डीएनए को कट करके निकाल लिया, उसकी कोशिका भित्ति को गला करके, और फिर इन दोनों डीएनए को आपस में जोड़ दिया, जो एक नया डीएनए बना। इसे पुनर्योगज डीएनए कहा, पुनर्योगज डीएनए कहा। और इस प्रकार से डीएनए बनाने की जो तकनीक होती है उसे ही पुनर्योगज डीएनए तकनीक कहा जाता है। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि जब 2 जीवों के, हम लिखकर आपको बता देते हैं कैसे लिखेंगे इसको, जब 2 जीवों के डीएनए को मिलाकर एक नया डीएनए अणु तैयार किया जाता है, डीएनए अणु तैयार किया जाता है, तो ऐसी प्रक्रिया में प्रयोग की गई तकनीक को डीएनए पुनर्संयोजन तकनीक कहते हैं। मतलब मैंने बताया कि कोई एक जीवधारी लिया गया, उसके डीएनए को बाहर निकाला गया, कोई विशेष जीन को निकाल लिया गया, दूसरा जीवधारी लिया गया, उसके किसी विशेष जीन को निकाल लिया गया, दोनों को जोड़कर एक नया डीएनए बनाया गया, तो यह डीएनए कहलाएगा पुनर्योगज डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और इस प्रकार से जो डीएनए बनाने की तकनीक है इसे ही डीएनए पुनर्योजन या पुनर्संयोजन तकनीक कहा जाता है। फिर अगला है जैव विविधता के 3 आवश्यक घटकों के नाम लिखिए। देखिए जैव विविधता के 3 आवश्यक घटक आप पहला बता दीजिए। इसमें आनुवांशिक विविधता पहला है। आनुवांशिक विविधता तो अपने भारत देश में जैसे धान की 50,000 और आम की लगभग 1,000 जातियां पाई जाती हैं। धान की लगभग में 50,000 और आम की लगभग में 1,000 जातियां ये आनुवांशिक रूप से भिन्न पाई जाती हैं। और फिर दूसरा आप आवश्यक घटक बता दीजिए
कि जातीय विविधता। तो इसमें क्या है कि जातीय विविधता में जैसे पश्चिमी घाट को ले लीजिए, पश्चिमी घाट पर मिलने वाले जो उभयचर जंतु होते हैं उन जातियों की विविधता पूर्वी घाट के जंतुओं की तुलना में अधिक होती है। पश्चिमी घाट में मिलने वाले जंतुओं के उभयचर जो जंतु होते हैं उभयचर वाले, उनकी विविधता पूर्वी घाट में मिलने वाले जंतुओं की तुलना में अधिक होती है। और तीसरा आप बता दीजिए इसमें पारिस्थितिक विविधता। यह जो विविधता होती है ये पारतंत्र स्तर पर होती है। तो थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में लिखना भी होगा, क्योंकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन होता है। 3 नंबर वाला जो प्रश्न है इसमें 2-2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 2-2 नंबर मिलते हैं। फिर अगला है, शिशु का रुधिर वर्ग O है, पिता का रुधिर वर्ग A और माता का रुधिर वर्ग B है। जनकों के जीनोटाइप मालूम कीजिए और अन्य संतति में प्रत्याशित जीनोटाइप की जानकारी प्राप्त कीजिए। देखिए जो पिता है, पिता का रुधिर वर्ग दे रखा है A। तो जो पिता का रुधिर वर्ग A है इसकी जीनी संरचना होगी IA-IB और इसी की जीनी संरचना होगी IA-I0। अगर माता का देखा जाए तो माता का दे रखा है B, तो इसकी जीनी संरचना होगी IB-IB। अब कैपिटल में ही बना लीजिए। और दूसरी होगी IB-I0, लोकस 0 है, शून्य है, कुछ नहीं है। और फिर अगर A और B दोनों का देखा जाए तो A और B में IA-IB होगा, और अगर O का देखा जाए बच्चे वाले का I0 या II होगा लोकस में। तो इस तरह से इसका हो जाएगा। फिर अगला है, अपघटक किसे कहते हैं? अपघटक क्या होते हैं? तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो देखिए ऐसे जीव जो उत्पादक और उपभोक्ताओं के मृत शरीर को या मृत शरीरों को सरल यौगिकों में अपघटित कर देते हैं, सरल यौगिकों में अपघटित कर देते हैं, करते हैं, उन्हें अपघटक कहा जाता है। ऐसे जीवधारी जो उत्पादक और उपभोक्ताओं के मृत शरीरों को सरल यौगिकों में अपघटित कर देते हैं उन्हें ही अपघटक कहा जाता है। यानी ये जीवमंडल के सूक्ष्म जीव होते हैं। जो अपघटक हैं ये जीवमंडल के सूक्ष्म जीव होते हैं। कौन कौन से? जैसे जीवाणु है, कवक है, ये सब अपघटन करता होते हैं। जीवाणु और कवक क्या हैं? अपघटन करता होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये ऐसे जीव हैं जो उत्पादक और उपभोक्ताओं के मृत शरीरों को सरल यौगिकों में बदल देते हैं। तो इन्हें ही अपघटक कहा जाता है। और आपको बता दें कि ये विभिन्न कार्बनिक पदार्थों को उनके सरल यौगिकों में तोड़ते हैं और सरल पदार्थ फिर से मिट्टी में मिल जाते हैं और मिट्टी में मिलकर पारतंत्र के अजैविक घटक का अंश बन जाते हैं। इस तरह से प्रक्रिया चलती रहती है। फिर अगला है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों का चुनाव किया? किन्हीं 4 लक्षणों के नाम लिखिए। तो देखिए सभी लोग जानते हैं मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए 7 लक्षणों का चुनाव किया था। कितने लक्षणों का चुनाव किया था? तो 7 लक्षणों का चुनाव किया था। और वो 7 लक्षण कौन कौन से थे? तो 7 में से एक आप बता दीजिए कि पुष्प का रंग जिसमें इन्होंने प्रभावी बैंगनी लिया था और अप्रभावी सफेद लिया था। और दूसरा लक्षण आप बता दीजिए फली का रूप जिसमें इन्होंने प्रभावी हरा लिया था और अप्रभावी पीला लिया था। तीसरा आप बता सकते हैं बीज की आकृति हो जाएगी जिसमें गोल और झुर्रीदार लिया था। और चौथा बता दीजिए बीज का रंग जिसमें पीला और हरा लिया था। तो इस तरह से हो जाएंगे। यानी 4 लक्षणों में कौन कौन से लक्षण मैंने बताया? पुष्प का रंग जिसमें बैंगनी प्रभावी था और सफेद अप्रभावी था। फली का रूप जिसमें हरा प्रभावी और पीला अप्रभावी था। फिर लिया बीज की आकृति जिसमें गोल प्रभावी और झुर्रीदार अप्रभावी था। और इसके बाद बीज का रंग जिसमें पीला प्रभावी और हरा
अप्रभावी था। इस तरह से ये 4 लक्षण हो जाएंगे। फिर अगला है वंशागति या आनुवांशिकता तथा आनुवांशिकी में अंतर स्पष्ट कीजिए। 4 नंबर का जो क्वेश्चन होता है यहां से 3-3 नंबर के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, तो इसमें अधिक लिखना होता है। तो देखिए वंशागति या आनुवांशिकता और आनुवांशिकी में अंतर स्पष्ट करना है। तो देखिए वंशागति या आनुवांशिकता क्या होती है? जो माता पिता के लक्षण होते हैं, जब माता पिता के लक्षण उनकी संतानों में जाते हैं, उनकी संतानों में पहुंचने की क्रिया, पहुंचने को ही आनुवांशिकता कहा जाता है। माता पिता के लक्षणों को उनकी संतानों में पहुंचने की जो क्रिया है उसे ही आनुवांशिकता कहा जाता है। जबकि आनुवांशिकी क्या है? तो आनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों और उनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है। यानी ये विज्ञान की शाखा है आनुवांशिकी, जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि आनुवांशिक लक्षणों का और उनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है। जबकि आनुवांशिकता या वंशागति क्या होती है? तो जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं वो जब माता पिता से उनकी संतानों में जाते हैं तो यही क्रिया आनुवांशिकता कहलाती है। फिर अगला है पादपों की जाति विविधता 22% तथा जंतुओं की 72% की अपेक्षा बहुत कम है। क्या कारण है कि जंतुओं में अधिक विविधता मिलती है? NCERT का क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड का जो मॉडल पेपर यूपीएमएसपी पर है उसमें भी ये क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें आप क्या लिखोगे कि जो जंतु होते हैं, जंतुओं में अनुकूलन की क्षमता पादपों से अधिक होती है, पादपों से अधिक पाई जाती है। जो जंतु होते हैं इनमें वातावरण के प्रति अनुकूलन की क्षमता पादपों से बहुत अधिक पाई जाती है। यानी कि ये वातावरण में अधिक जल्दी अनुकूलित हो जाते हैं। वातावरण के अनुसार जल्दी अनुकूलित हो जाते हैं, जल्दी अनुकूलित हो जाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने आप भी चले जाते हैं। भाई एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने आप चले जाते हैं, क्योंकि इनके पैर होते हैं, अपने आप चले जाते हैं। जबकि पौधे अपने आप नहीं चल पाते हैं, एक स्थान पर ही रहेंगे। लेकिन क्या कहा गया है कि जंतुओं में अनुकूलन की क्षमता पादपों की अपेक्षा अधिक पाई जाती है। ये वातावरण के अनुसार जल्दी अनुकूलित हो जाते हैं और कहा गया कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वयं चले जाते हैं। और इनमें मिलने वाला जो तंत्रिका तंत्र होता है, इनमें जो तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, तंत्रिका तंत्र जो होता है, इससे ये स्वयं समन्वय भी बना लेते हैं। इससे तंत्र से समन्वयन बना रहता है। जिनमें तंत्रिका तंत्र है उससे इनमें समन्वय बना रहता है और ये वातावरण से संवेदनाएं ग्रहण कर उस पर अनुक्रिया भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तंत्रिका तंत्र का ही कार्य होता है। भाई जैसे यहाँ पर हमारा हाथ रखा हुआ, यहाँ पर हमने पेन चुभोया, तो ये जो चुभोने की प्रक्रिया थी, यानी हमारे तंत्रिका कोशिकाएं जो थी उन्होंने उसको देखा, उस पर अनुक्रिया किया और फिर रिजल्ट आया कि हाँ चुभने जा रहा है, हाथ हटा लो। तो ये जो होती हैं संवेदनाएं, तो ये वातावरण से संवेदना ग्रहण कर उस पर अनुक्रिया भी कर सकते हैं, जबकि पौधे ऐसा नहीं कर सकते हैं। अतः पौधों की अपेक्षा किसी स्थान पर जंतुओं की विविधता अधिक मिलती है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखिए अगला है सुक्रिय प्रद्रव्य या सेमिनल प्लाज्मा के प्रमुख घटक क्या हैं। देखिए जो सुक्रिय प्रद्रव्य होता है इसमें आधिवृषण आता है, आधिवृषण यानी इपिडिडाइमिस, शुक्रवाहक आता है, शुक्रवाहक आता है यानी वैश डिफरेंस आ जाएंगे, और शुक्राशय आता है। शुक्रवाहक कहो चाहे शुक्रवाहिनी आप कह दो, वैश डिफरेंस, और शुक्राशय आता है इसी में। और पुरुष जनन ग्रंथियां इसी में आती हैं, और बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथियां इसी में आती हैं। तो ये सब मिला करके इनके संगठक होते हैं सेमिनल प्लाज्मा के। तो इनको सबको सामूहिक रूप से सुक्रिय प्रद्रव्य कहा जाता है।
फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, हीमोफीलिया से ग्रसित एक पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से किया गया, उसकी संतानों में इस रोग की वंशागति को रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। देखिए, जो पुरुष है वो हीमोफीलिया से ग्रसित है, इसका मतलब पुरुष का जो एक्स गुणसूत्र है इस पर हीमोफीलिया का अप्रभावी जीन उपस्थित है। तो इस तरह से ये हीमोफीलिया से ग्रसित पुरुष हो जाएगा। और सामान्य स्त्री से इसका विवाह किया गया है, स्त्री सामान्य है, तो कहा गया है कि उनकी संतानों में इस रोग की वंशागति को रेखा चित्र की सहायता से निरूपित कीजिए। तो ये गैमेट इधर निकालेंगे, ये इधर निकाल लेंगे, स्त्री वाला इधर हो जाएगा इस तरह से, और इसके बाद में क्रॉस करवा देंगे। तो देखिए क्या आता है, जल्दी से बनाकर हम आपको दिखाते हैं। और यहां भी XY ही आएगा। तो देखिए, अगर हीमोफीलिया से ग्रसित पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से किया जाता है तो उनकी जितनी भी पुत्रियां होंगी वो हीमोफीलिया जीन की वाहक होंगी। जितनी भी पुत्रियां होंगी वो हीमोफीलिया की वाहक होंगी, कैरियर होंगी, जबकि जितने भी पुत्र होंगे वो सभी नॉर्मल होंगे या सामान्य होंगे। इस तरह से बना देंगे और आपका काम हो जाएगा। फिर अगला है, डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए। देखिए 5 नंबर में आया है और 5 नंबर का जो क्वेश्चन होता है 3-3 नंबर वाला होता है। कम से कम 1 पेज अंतर आपको जरूर लिखना होगा, यानी कम से कम 7 से 8 अंतर जरूर लिखना होगा। तो आप तो पहला इसमें बता सकते हैं, मैंने कहा था कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार पूछा जाता है लगभग में, डीएनए और आरएनए में अंतर। तो आप इसमें पहला बता दीजिए कि डीएनए जो होता है इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पाई जाती हैं, इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पाई जाती हैं, जबकि आरएनए में केवल 1 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पाई जाती है। आप बता दीजिए दूसरा कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, जबकि आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है। इसमें क्या होगा, डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है, जबकि आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है, राइबोज शर्करा। और जो डीएनए होता है ये केंद्रक में पाया जाता है, केंद्रक में, जबकि जो आरएनए होता है ये केंद्रक व कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। और इसमें बता दीजिए कि जो डीएनए होता है इसमें जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन होते हैं, जबकि जो आरएनए होता है इसमें थायमिन की जगह पर यूरेसिल पाया जाता है। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है, थायमिन की जगह पर यूरेसिल पाया जाता है आरएनए में। ये अगला हो जाएगा। और फिर आप बता सकते हैं कि जो डीएनए है ये आनुवांशिक पदार्थ है, जबकि जो आरएनए है ये सूचना वाहक का कार्य करता है, जबकि कुछ ही विषाणु जो होते हैं उन्हीं में आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। फिर एक और आप बता सकते हैं कि डीएनए स्थायी होता है, आरएनए अस्थायी होता है। तो अगर इस पर आप अंतर अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल में जाइए, देखिए अपलोड है, या फिर आप YouTube सर्च बॉक्स में लिखिएगा डीएनए और आरएनए में अंतर और आगे स्पेस छोड़ना, लिखना बायोलॉजी साइंस SK और इंटर करना, हमारा वीडियो आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से समझाया गया है, आप जाकर के उसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। फिर है 5 का दूसरा, उत्पादक और उपभोक्ता में अंतर लिखिए। देखिए जो उत्पादक होते हैं ये हरे पौधे होते हैं, हरे पौधे, और हरे पौधे जो होते हैं ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी कहा जाता है। जबकि जो उपभोक्ता होते हैं ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते और ये हरे भी नहीं होते हैं, यानी इनमें पर्णहरिम नहीं पाया जाता है, उत्पादक में पर्णहरिम पाया जाता है, ये आप बता सकते हैं। और पर्णहरिम पाए जाने के कारण जो उत्पादक होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जबकि उपभोक्ताओं में पर्णहरिम नहीं पाया जाता, हरे नहीं होते हैं, इसलिए ये अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, स्वयं नहीं बना पाते हैं। और ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं, जबकि जो उपभोक्ता होते हैं ये पौधों द्वारा बने बनाए भोजन को ग्रहण करते हैं, पौधों द्वारा बने बनाए भोजन पर परोक्ष या अपरोक्ष रूप से निर्भर रहते हैं। अब आप उदाहरण में बता दीजिए कि हरे पौधे और इसमें जंतु आ जाएंगे, इस तरह से हो जाएगा। इस पर फुल अंतर अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में जाइए, देखिए अपलोडेड है।
क्लास 12 बायोलॉजी वाली प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से देख लीजिएगा, या फिर आप सर्च करके भी देख सकते हैं उत्पादक तथा उपभोक्ता में अंतर, स्पेस छोड़िएगा, बायोलॉजी साइंस एसके लिखकर एंटर कीजिए, आ जाएगा वीडियो, देख लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन है, अनुवादकरण का क्या अर्थ है, विवेचना कीजिए। देखिए अनुवादीकरण क्या होता है, वास्तव में ये ट्रांसलेशन पूछा गया है, ट्रांसलेशन। तो जो संदेशवाहक आरएनए होता है, जो संदेशवाहक कहो चाहे एमआरएनए कह दो, जो संदेशवाहक आरएनए या एमआरएनए होता है, एमआरएनए अणु पर जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के बनने की क्रिया जो होती है उसे ही अनुवादीकरण कहा जाता है। यानी एमआरएनए अणु की सहायता से प्रोटीन बनने की क्रिया ही अनुवादीकरण कहलाती है। या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया जो होती है उसे ही अनुवादीकरण का, या इसको ऐसे भी हम कह सकते हैं कि आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया ही अनुवादीकरण या ट्रांसलेशन कहलाता है। तो आप क्या बताएंगे कि एमआरएनए या संदेशवाहक आरएनए अणु पर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के बनने की क्रिया को अनुवादीकरण कहा जाता है। इसकी विवेचना कहा गया है, तो थोड़ा सा आप और बता सकते हैं इसमें। पूरी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर देखिए पांचवे का चौथा है, पारतंत्र सेवा के अंतर्गत बाढ़ व भू अपरदन नियंत्रण आते हैं। यह किस प्रकार पारतंत्र के जैविक घटकों का यह किस प्रकार पारतंत्र के जीवी घटकों द्वारा पूर्ण होते हैं। यह भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिया गया है। पारतंत्र सेवा के अंतर्गत बाढ़ व भू अपरदन नियंत्रण आते हैं। यह किस प्रकार पारतंत्र के जीवी घटकों द्वारा पूर्ण होता है या पूर्ण होते हैं। तो देखिए जो पौधे होते हैं, पौधे बाढ़ व भू अपरदन, भू अपरदन का मतलब होता है कि जो मिट्टी कटती बहती है, भू अपरदन को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पौधे जो होते हैं ये बाढ़ को रोकने में, भू अपरदन यानी मिट्टी को कटने बहने से रोकने में, उनको नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी जो जड़ें होती हैं, इनकी जड़ों से मिट्टी जो होती है, इनकी जड़ों से मिट्टी बंधी रहती है। भाई ऐसे जकड़े रहते हैं, इनकी जड़ें मिट्टी को जकड़े रहती हैं, मिट्टी बंधी रहती है, और इस तरह से मृदा अपरदन नहीं होता है। मृदा अपरदन कहो चाहे भू अपरदन कहो, मिट्टी कटती बहती नहीं है। और आंधी, जैसे आंधी आती है, बारिश होती है, आंधी से बारिश में मिट्टी ऊपर बहती भी नहीं है। भाई आंधी आएगी, बारिश आएगी तो मिट्टी नहीं बहेगी, क्योंकि वो जड़ें जो हैं वो जकड़े हुए हैं। और पौधे की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को भुरभुरी व छिद्रित भी बनाती हैं, क्योंकि जड़ें उसके अंदर की ओर घुसती चली जाती हैं तो मिट्टी भुरभुरी भी बन जाती है और छिद्रित भी बन जाती है, जिसके कारण पानी नीचे की ओर चला जाता है, पानी भी नीचे की ओर सोख लिया जाता है, और भूमि का जो जल स्तर है मृदा अपरदन में हानि नहीं होती है। तो इस तरह से इतना कुछ लिखना होगा इसमें। फिर अगला है, एक प्रारूपी आवृतबीजी बीजांड के भागों का विवरण दिखाते हुए एक स्पष्ट व साफ सुथरा नामांकित चित्र बनाइए। तो एक प्रारूपिक बीजांड को बनाना है। देखिए सबसे पहले हम बनाने का तरीका आपको बताते हैं। अंदर का पहले आप भ्रूणकोश बना दीजिए, ऊपर प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं, द्विगुणित केंद्रक, सहायक कोशिकाएं, अंड कोशिका बनाइए। अब इसका बीजांड काय बना दीजिए, और इसके बाद बीजांड काय से लगा हुआ अंतः अध्यावरण और फिर बाह्य अध्यावरण इस तरह से निकाल दीजिए, और अंतः अध्यावरण को इधर से निकालिए और बाह्य को यहां से जोड़ दीजिए, इस तरह से बन जाएगा। फिर इसको लिखिए बाह्य अध्यावरण, इसको लिखिए अंतः अध्यावरण, ये हो जाएंगे। और यहाँ निभाग हो जाएगा, यहाँ पर ये जो जोड़ है ये वाला, इसे नाभिका कहेंगे, नाभिका हो जाएगा। ये बीजांड द्वार हो जाएगा, और ये जो इधर बचेगा ये वाला, इसे बीजांड वृंत कहेंगे। ये हाइलम, और ये बीजांडासन हो जाएगा।
यहाँ पर कहीं रैफी होगी, तो इतना सारा नाम लिख देंगे, काम हो जाएगा आपका। नामांकित चित्र बनाना था। फिर अगला है पुरुष की सहायक नलिकाओं एवं ग्रंथियों के प्रमुख कार्य क्या हैं। जो सहायक नलिकाएं हैं और ग्रंथियां हैं उनके प्रमुख कार्य। तो देखिए सहायक नलिकाओं के कार्य को ऊपर देख लेते हैं। देखिए ये वृषण से शुक्राणुओं को मूत्र मार्ग द्वारा बाहर लाती हैं। जो सहायक नलिकाएं हैं ये वृषण से, भाई वृषण में शुक्राणु बनते हैं, तो वृषण से शुक्राणुओं को मूत्र मार्ग द्वारा बाहर लाती हैं। और साथ ही साथ दूसरा कार्य इसमें बता सकते हैं कि शुक्राणुओं का संग्रहण भी करती हैं, शुक्राणुओं का संग्रह भी करती हैं। तो ये इसके दो कार्य हो जाएंगे। अब ग्रंथियों के कार्य कहा गया है, तो इनके भी कार्य आप बता सकते हैं। ग्रंथियों के कार्य यहां देख लेते हैं। जो ग्रंथियां होती, जैसे प्रोस्टेट ग्रंथि है, तो ग्रंथि से जो स्राव निकलता है, ग्रंथि से निकला स्राव शुक्राणुओं में मिल जाता है, शुक्राणुओं में मिलकर उन्हें सक्रिय बनाता है। पहला कार्य तो ये हो जाएगा, ग्रंथि से निकला स्राव शुक्राणुओं में मिलकर उन्हें सक्रिय बनाता है। और जो काउपर्स ग्रंथि होती है, तो प्रोस्टेट ग्रंथि का हो गया, आप लिख सकते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। और जो काउपर्स ग्रंथि होती है, काउपर्स ग्रंथि से भी चिपचिपा स्राव निकलता है एक, जो योनि मार्ग को चिकना बनाता है। और नर हार्मोन भी इसी से, तो कई सारे कार्य हैं, लिख देंगे। फिर अगला है समाचार पत्रों और लोकप्रिय वैज्ञानिक लेखों से विकास संबंधी नए जीवाश्मों और मतभेदों की जानकारी दीजिए। आइए इस क्वेश्चन को जल्दी से आपको दिखा देते हैं। तो देखिए जीवाश्म चट्टानों से प्राप्त आदिकालीन जीवधारियों के अवशेष या चिन्ह होते हैं। जीवाश्मों के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। अर्थात जीवाश्म विज्ञान में लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व के जीवधारियों के अवशेषों का अध्ययन करते हैं। जीवाश्म वैज्ञानिकों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि किस काल में किस प्रकार के जीवधारी पृथ्वी पर उपस्थित थे। चट्टानों और पृथ्वी की परतों में दबे जीवाश्मों को खोदकर निकाला जाता है। इन चिन्हों या अवशेषों से जीवधारी की संरचना की परिकल्पना की जाती है। चट्टानों की आयु ज्ञात करके जीवाश्मों की अनुमानित आयु भी ज्ञात कर ली जाती है। अतः वैज्ञानिक जीवाश्मों को जैव विकास के सशक्त प्रमाण मानते हैं। जीवाश्मों के सबसे परिचित उदाहरण आर्कियोपेटेरिक्स और डायनासोर हैं। डायनासोर विशालकाय सरीसृप थे। मीसोजोइक युग में इनका पृथ्वी पर साम्राज्य स्थापित था। इस युग को सरीसृपों का स्वर्ण युग कहा जाता है, यानी गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स कहा जाता है। भिन्न आयु की चट्टानों से भिन्न प्रकार के जीवधारियों के जीवाश्म पाए गए हैं, जो कि संभवतः उस चट्टान के निर्माण के दौरान उसमें दब गए होंगे। वे विलुप्त जीवों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि पृथ्वी पर जीवन का स्वरूप बदलता रहा है। इस तरह से लिख देंगे। और फिर अगला क्वेश्चन है, कौन से विभिन्न जन स्वास्थ्य उपाय हैं जिन्हें आप संक्रामक रोगों के विरुद्ध रक्षा उपायों में सुझाएंगे। आइए इसको देख लेते हैं। तो देखिए संक्रामक रोगों के विरुद्ध हम निम्नलिखित जन स्वास्थ्य उपाय सुझाएंगे। पहला, अपशिष्ट व उत्सर्जी उत्पादों का समुचित निपटान होना। फिर दूसरा है संक्रमित व्यक्ति व उसके सामान से दूर रहना। नाले नालियों में कीटनाशकों का छिड़काव करना। आवासीय स्थलों के निकट जल ठहराव को रोकना। नालियों के गंदे पानी की समुचित निकासी होना। संक्रामक रोगों की रोकथाम हेतु बृहद स्तर पर टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जाना। इस तरह से इतने पॉइंट आप बता देना। फिर अगले क्वेश्चन पर आते। फिर अगला क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन, जो 7 नंबर का क्वेश्चन होता है। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं और 3 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर के क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। ये 5-5 नंबर के होते हैं, कुल 15 नंबर के होते हैं। देखिए मैंने जो लॉन्ग क्वेश्चन वाला वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन उसी में से फंस गए हैं, केवल ये नहीं है, बस ये वाला 2।
तो निषेचन क्रिया किसे कहते हैं? मनुष्य में निषेचन में होने वाली क्रियाओं का उल्लेख कीजिए तथा अंडाणु में शुक्राणु के प्रवेश का नामांकित चित्र बनाइए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर तैयार कर लीजिए। आप हमारे चैनल में जाइए, देखिए भूमि परिवर्धन वाले चैप्टर में ये वीडियो मैंने समझाया हुआ है, बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन को समझाया है, इसके उत्तर को जाकर के देख सकते हैं। अथवा अगर ये नहीं करते हैं तो सूक्ष्म जीवों का प्रयोग रासायनिक उर्वरकों पीड़कनाशियों के प्रयोग को कम करने के लिए भी किया जा सकता है, यह किस प्रकार संपन्न होगा व्याख्या कीजिए, ये बता सकते हैं। फिर 8 नंबर क्वेश्चन है, अनुवांशिकी किसे कहते हैं? अनुवांशिकी के 3 नियमों का सचित्र वर्णन कीजिए। हमारे चैनल में अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहां से जाकर के इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। फिर अगला है, पारिस्थितिक तंत्र में मानव की भूमिका शीर्षक पर टिप्पणी लिखिए। देखिए अगर ये क्वेश्चन आप नहीं करते तब ये करना है। फिर अगला है, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है? तो लिंग निर्धारण की पूरी प्रक्रिया को यहाँ पर बताना था, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में है तो फुल प्रोसेस समझाना है। अगर ये क्वेश्चन आप नहीं करते हैं तो अनुवांशिक कोड या जेनेटिक कोड क्या है? अनुवांशिक कोड में पाए जाने वाले समारंभन और समापन कोडान को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें से क्वेश्चन जरूर फंसेंगे बोर्ड परीक्षा में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और हो सकता है ये आ जाए, या फिर हो सकता है ये आ जाए, या फिर हो सकता है ये वाला क्वेश्चन जरूर आ जाए। तो इन जो 3 क्वेश्चन दिए हैं और तीनों में अथवा थवा लगा है, इनमें से जरूर एक क्वेश्चन लॉन्ग फंस जाएगा। तो आशा है आप सभी लोगों को पूरा वीडियो अच्छी तरह समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।